गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल एग्जामिनेशन के लिए एक बेहतरीन सीरीज। जिस सीरीज में आप क्या सीख पाएंगे बच्चे, जिन बच्चों ने आज तक अभी तक किसी भी तरह का रिवीजन नहीं किया है मैथ्स के रिगार्डिंग, ठीक है, और उनको लगता है कि हम मैथ्स के पेपर को 10th क्लास के मैथ्स के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए ये क्लासेस जो है ना, कहते हैं ना, रामबाण की तरह होने वाली है। ठीक है, जो बच्चा इन क्लासेस को अच्छे से एक बार गो थ्रू होकर इन क्लासेस से फिर रिवीजन करेगा, तो मैं डेडली श्योर विद प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ कि वो बच्चा 70% मार्क्स इजीली क्या कर सकता है, गेट कर सकता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, सीबीएसई, एचबीएसई, आईसीएसई, डजेंट मैटर कि कौन से बोर्ड की क्लासेस है, क्योंकि जो ये क्लासेस होंगी, ये क्लासेस सभी बोर्ड्स को ध्यान में रख के बनाई जाएंगी। इन क्लासेस में जो कंटेंट आपको दिया जाएगा वो सभी बोर्ड्स को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम इन क्लासेस में एमसीक्यूज पर फोकस नहीं करेंगे। हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं, या फिर उसके बाद में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। और एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक जो होगा इसमें आपको क्लैरिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ही, कहते हैं, कंसंट्रेशन के साथ ये सारी क्लासेस देखेंगे। और प्रॉमिस करता हूँ आप सभी से कि जो बच्चे इन क्लासेस को देखकर बहुत अच्छे से इन क्लासेस को रीड करके, इन क्लासेस को बहुत अच्छे से देखकर और फिर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएगा, तो उसको मैथ्स का जो फोबिया है या मैथ्स एग्जाम को क्रैक करने का जो फोबिया है, 101% श्योर कर लेगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए अपनी पहली क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में बेसिकली जो जो हम सिर्फ उन कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। ये जो सीरीज होगी, ये सीरीज किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के बनाई जा रही है, जहां पर हम आपके साथ सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं या आज से पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बेटे करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जब भी हम कोई काम करते हैं, तो एजुकेशन स्टडी को लेकर हम कोई काम करते हैं, तो सरस्वती माता का को याद करना बनता है। तो सबसे पहले सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रियल, उस फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम आप सबको पता है, रियल नंबर है। चैप्टर क्या है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में आप सबको पता है रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में आप सब पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में। हम बेसिकली उन सब बातों पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ किस पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस पर, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, वहां से हर बार आपके एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, पूछ लिया जाता है कि 6 to the power of n can end with 0 or not for any natural number। इसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 6 रेज़ टू द पावर n आ जाए। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि 12 रेज़ टू द पावर ऑफ n एंड भी 0 हो सकता है, 4 रेज़ टू द पावर ऑफ n एंड भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी डिजिट का एंड 0 से कब हो सकता है, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमें कोई क्वेश्चन इस तरह कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, हमें दे रखा है 6 रेज़ टू द पावर ऑफ n, तो हम 6 के फैक्टर करेंगे। तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 into 3 रेज़ टू द पावर ऑफ n। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्या हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n और 3 रेज़ टू द पावर ऑफ n। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर जो इसके फैक्टर है वो किसकी फॉर्म में है, 2 और 3 की फॉर्म में। लेकिन आपको एक बात हमेशा माइंड में सेटअप रखनी है कि किसी भी डिजिट का एंड 0 से केवल तभी हो सकता है जब उसके फैक्टर 2 रेज़ टू द पावर ऑफ m एंड 5 रेज़ टू द पावर ऑफ n की फॉर्म में हो। कहने का मतलब क्या, 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे तो उसका एंड 0 से होगा, अदरवाइज उसका एंड 0 से नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, here 6 raised to the power of n is equal to 2 raised to the power of n into 3 raised to the power of n. Its end never with digit 0. Its end never with 0. Position को सरल लिख दीजिए, because its factor not in the form of not in the form of
2 raised to the power of n into 5 raised to the power of n। फटाक से हमें पता चल गया कि भाई इसके फैक्टर 2 और 5 इसके फैक्टर नहीं है यार दोनों। अगर इसके 2 और 5 इसके फैक्टर नहीं है तो सीधी सी बात है इसका 0 से नहीं हो सकता। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको 12 रेज़ टू द पावर ऑफ n दे दिया जाता है, तब भी आप बहुत अच्छे से पता है आपको 12 के फैक्टर करने आते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो क्या है इसके फैक्टर? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 into 3 और होल रेज़ टू द पावर ऑफ n। तो फिर मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2n into 3 रेज़ टू द पावर ऑफ n। ठीक है, फिर से यहाँ पे इसको क्या 2 की पावर क्या होता है 4 रेज़ टू द पावर ऑफ n into 3 रेज़ टू द पावर ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दिया, इसके क्या फैक्टर हुए 2 और 3 की फॉर्म में इसके फैक्टर, या 4 या 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट हमने यहाँ पर भी क्या देखा कि इसके फैक्टर में 3 पर 5 नहीं है। अगर 5 फैक्टर नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है क्या इसका एंड 0 से होगा, नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज का एंड 0 से केवल तभी हो सकता है जब उसके फैक्टर 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n into 5 रेज़ टू द पावर ऑफ n की फॉर्म में होते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है 4 रेज़ टू द पावर ऑफ n, आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n। तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n into 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n। यहाँ पर भी हमने देखा इसका फैक्टर सिर्फ 2 है, तो इसका 5 तो इसका फैक्टर है ही नहीं, अगर 5 में इसका फैक्टर नहीं है तो इसका एंड कभी भी 0 से नहीं होगा। बात क्लियर है? बताइए यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? तो बेसिकली बच्चे बहुत बार आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्या पूछ लिया जाता है इसमें, सेकंड जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए बच्चे, 6th स्टैंडर्ड का जो बच्चा होता है, बल्कि 6th छोड़ी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना आता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे बेसिकली डायरेक्ट कोई ये नहीं पूछेगा कि आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर को अच्छे से पता है कि 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी क्या कर सकता है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकता है। ठीक है, तो आप तो फिर भी 10th स्टैंडर्ड में है तो आप इजीली निकाल लेंगे। लेकिन वहां पर वो आपके साथ क्या करेगा, वो ट्रिकी पेश आएगा आपके साथ। ट्रिकी पेश आने का मतलब क्या है, वो आपसे ना क्वेश्चन पूछेगा एचसीएफ एलसीएम का ही, लेकिन क्या करेगा वो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लेकर आएगा। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमें एक बार क्या आना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना आना चाहिए। चलिए एक बार एचसीएफ एलसीएम की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, एचसीएफ एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो नंबर दे दिए 12 एंड 15, यहाँ पर भी क्या दे दिया 12 एंड 15। वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के दो मेथड, दोनों मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए पहले एचसीएफ के मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद एलसीएम। एचसीएफ में सबसे पहले क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। कैसे, बड़ी वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं, छोटी वाली वैल्यू को बाहर। 12 × 12, 15 - 12 क्या हो जाएगा 3। अब जो ये 3 है ये इस 12 से कम है, तो इस 3 को बाहर रखेंगे और 12 को कहाँ लेके आएंगे अंदर। 3 4 12, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हमें देखना है किस संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 0। तो रिमाइंडर किससे डिवाइड करने पर, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाएगी हमारे पास कि जो इसका एचसीएफ है वो क्या होगा 3। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर एचसीएफ 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना करना हो फिर क्या करेंगे बेटे, दूसरा मेथड क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या है 12 और ये क्या है 15। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 15 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3, 3 5 15 and 5 1 5। फैक्टर्स को मेंशन करेंगे, तो 12 के फैक्टर क्या है हमारे पास 2 into 3 और 15 के फैक्टर क्या है 3 into 5। अब हमें देखना दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है 3। तो जो चीज कॉमन होती है वही क्या होता है हमारे पास HCF। तो HCF क्या है 3। तो बच्चे दो मेथड हमारे पास है HCF निकालने के। कौन से मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड को बोल सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली एलसीएम में भी क्या कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे 12 के फैक्टर हमने किए हैं अभी क्या 2 into 3। ठीक है, और 15 के फैक्टर क्या है हमारे पास 3 into 5। ठीक है बच्चे, अब मुझे बताइए कि एचसीएफ और एलसीएम में फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम में। हाँ बच्चे, कौन बताएगा कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस होता है, बताइए। एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस होता है। एचसीएफ का मतलब होता है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक का मतलब हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, मतलब इन दोनों को क्या कर सकती है, वो भाग कर सकती है, वो क्या होगी, एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, इन दोनों से डिवाइड। उससे बड़ी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमें सबसे छोटी लिखनी होती है, वो क्या करेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चे, क्या करते हैं, इसमें देखिए, इसमें भी और इसमें भी 12 और 15 दोनों में हमने देखा कि 2 है एक फैक्टर 3 और एक फैक्टर क्या है 5। तो हमें ये देखना है सबसे ज्यादा बार, जैसे 2 है, 2 इसमें कितनी बार है, 2 टाइम्स है, इसमें एक बार है, तो जो सबसे ज्यादा बार है वो उसको लेंगे। यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 2 को 2 टाइम्स ले दिया, ठीक है। 3 यहाँ पर भी 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम है, तो मैक्सिमम 1 टाइम है तो 1 टाइम ही लेंगे। 5 की बात करें तो 5 सिर्फ सेकंड में है, और इसमें भी कितनी बार है, सिर्फ वो एक बार है, तो उसको एक ही बार लेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, तो सीधी सी बात है, एलसीएम क्या रहेगा, 60। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर इससे नहीं करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन से जॉइंट फॉर्म में कर सकते हैं, 12 और 15 को इकट्ठा लिखिए। सबसे पहले तो देखिए क्या ये दोनों संख्याएं किसी सबसे छोटे किस नंबर से डिवाइड हो रही है, तो 3 से डिवाइड हो रही है, 3 4 जा 12, 3 5 जा, ठीक है। अब इनको देख लीजिए क्या है, 2 2 जा 4, 5 वेजिटेबल्स, ठीक है, 2 1 जा 2, 5 वेजिटेबल्स, और क्या कीजिए 5 into 5, जैसे ही यहाँ पर 1 1 आ जाए तो देख लीजिए क्या आता है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 16, तो यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा, 16, ठीक है बच्चे, ये एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट है। अब एक और रिलेशन देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब ये जो एचसीएफ और एलसीएम, इसमें क्या रिलेशन होता है, सिंपल सी बात है, रिलेशन क्या होता है बच्चे, एचसीएफ इनटू एलसीएम किसके इक्वल होता है बच्चे, ए इनटू बी के इक्वल होता है। ए और बी क्या है यहाँ पर, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड बी इज द सेकंड टर्म। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमें पता ही, हमें निकालना है, मान लीजिए हमारे पास एचसीएफ दे रखा है, कितना है 3, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम, और ए और बी हमें ऑलरेडी दे रखी है 12 एंड 15, 3 4 जा 12, सो एलसीएम 15 4 जा क्या जाएगा 60। तो बच्चे इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं किसी भी दिए गए डिजिट का, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, एचसीएफ एलसीएम में कोई दिक्कत किसी बच्चे को, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन पता चल गया। एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन क्या होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी, ठीक है बच्चे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे। क्या है, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं होता है, मैथमेटिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट बना दिया जाता है, क्यों बना दिया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सेकंड क्या होता है कि टीचर्स इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाता। अब बात आती है सर टीचर्स इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें तो कहीं ना कहीं टीचर्स का ही फॉल्ट है। वैसे टीचर्स इंटरेस्ट कब क्रिएट कर पाएंगे, जब आपकी तरफ से क्या आएगा, थोड़ा सा आउट जाएगा, जब आप घर जाकर उस टॉपिक को पढ़ के आएंगे एंड आप क्वेश्चन रेज करेंगे, तब टीचर ना ऑटोमेटिकली क्या करना स्टार्ट कर देगा, आपको उस टॉपिक में कहां पर लेके जाएगा, डीपली लेकर जाएगा, और जैसे ही आप टॉपिक के अंदर डीपली जाएंगे तो मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे और डिस्कस करते हैं, ठीक है। टू नंबर्स आर इन रेशियो 4:5, देखिए two numbers are in 4:5 and their HCF. Their HCF is 11. Find LCM. Find LCM. ठीक है। अब इसने कहा दो नंबर है हमारे पास, उसमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, एक्सेप दे रखा है, और क्या बोल दिया अभी, उनका क्या निकालिए, एलसीएम, ठीक है। अब देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेप और एलसीएम में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट और लिख लेते हैं, चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे। क्या कहते हैं, जब भी किसी क्वेश्चन की हमारे पास रेशियो गिवन होती है, क्या गिवन होती है, रेशियो, तो सीधी सी बात है हमें अपनी तरफ से उसके साथ कुछ लिखना होता है। मैथमेटिक्स क्या कहता है, जब भी रेशियो दे रखी है, चाहे वो कहीं से भी क्वेश्चन आए, किसी भी
आप कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन है जहां पर आपको रेशियो दे रखी है, तो वहां पर आप कंसीडर करते हैं लेट numbers are 4x and 5x। हमने x के साथ अपने आप क्या कर दिया, कंसीडर। अब 4x and 5x में अगर मैं HCF की बात करूं, HCF को 4x and 5x, वो क्या होगा, देखिए 4x के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो क्या आएगा 4 into x, यदि मैं 5x के फैक्टर करता हूं तो क्या आएगा 5 into x, तो दोनों में कॉमन क्या है x है, तो सिंपल सी बात है HCF क्या होगा हमारे पास इन दोनों का x, क्या होगा इन दोनों का HCF x, हुआ है नहीं हुआ। अब इससे आगे क्या है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कैसे कि HCF into LCM, we know that HCF into LCM is equal to क्या होता है बच्चे A into B। अब HCF हमने निकाल रखा है कितना है x, LCM हमें निकालना है is equal to A क्या है, A बताइए क्या बच्चे 4x, और B क्या है हमारे पास 5x, क्या है B हमारे पास 5x। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? HCF और LCM निकालने में अब यहाँ से बात है सर ये क्या हुआ, तो जो हमारे पास LCM हुआ ना वो क्या हुआ 5 4 जब 20x स्क्वायर, और ये x इधर मल्टीप्लाई में था x इधर डिवाइड में, एक x को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 20x। अब झगड़ा ये चीज का सर x की फॉर्म में तो नहीं करना, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है HCF हमें ऑलरेडी गिवन भी तो है ना, क्या दे रहा है HCF 11, तो सीधी सी बात है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है 11, क्या x की वैल्यू 11, सो रख दीजिए x के स्थान पे 11, 20 into 11, 11 2 जा 22, तो 220 क्या हो जाएगा बच्चे इसका LCM। बताइए कितना मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे इनको शॉर्टकट भी करा सकता हूं मैं, देखा देखते ही तुरंत आपने आंसर निकाल दिया नहीं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू फॉलो द मेथड, ठीक है। जब तक आप मेथड फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मेथड फॉलो करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए आपको इसी तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, चलिए बात करते हैं किसी और क्वेश्चन की। ये बोलते हैं कि हमारे पास फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1 2 5 1 9 3 7 7 and 1 5 6 2 8 always leaving the remainder 1 2 and 3। ये हमेशा रिमाइंडर 1 छोड़ता है, ये 2 छोड़ता है और ये रिमाइंडर कितना छोड़ देता है 3 छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा कितना बचता है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। हमें क्या निकालना लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर मतलब बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सीधी बात यार, नो बकवास, सिंपली बात करते हैं। कितना रिमाइंडर छोड़ता है ये 1, तो यहाँ 1 माइनस कर दीजिए। ये कितना रिमाइंडर छोड़ता है 2, तो यहाँ पे 2 माइनस कर दीजिए। ये कितना रिमाइंडर छोड़ता है 3, तो यहाँ पे 3 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 5 2 1, ठीक है। 9 7 माइनस 2 क्या बचेगा 5 7 3 9, और यहाँ से क्या बचेगा 8 माइनस 3 5 2 6 5 1। आगे आपको आते हैं क्या कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 2 5 0 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 से 12, 2 2 जा 4, 2 5 से 10, ठीक है। 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो नहीं, चलिए आगे 9 3 7 5 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखिए क्या चीज 5 2 7 1 8, 8 और 3 11 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर सभी का टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है तभी कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है, तो 3 + 1 4, 4 + 2 6 + 5 11, 11 तो 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 से 5 6 से 30, 5 2 से 10, 5 5 से, ठीक है। नहीं बच्चे आते बात करिए, पर क्या होता है 1 5 6 2 5, ठीक है। कोई 5 तो 7 7 6 13 5 7 19, तो 5 से 5 3 से 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 and 5 5, ठीक है। 5 से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 6 2 5, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 2 5, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5,
5 से कैंसिल आउट करने को 5 एंड 5 बन जाए 5। ठीक है, अब आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म कैसे लिखते हैं? जो फैक्टराइज 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4, 4 बार 5 को लिखना था, हमने लिख दिया। उसी तरह 9 3 7 5 में क्या फैक्टर आएंगे? 3 इंटू 1 2 3 4 5, 5 10, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 1 5 6 2 5। ठीक है, तो वो क्या आएगा? 5 5 5। ठीक है, अब देखते को एक 5 यहाँ से कॉमन आया, एक 5 ये कॉमन हो गया, एक 5 ये कॉमन हो गया, और एक 5 ये कॉमन हो गया, और तो कुछ कॉमन आया ही नहीं। ठीक है, तो HCF क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25। HCF। बताइए बेटे, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो जिससे कि इसको डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, है ना भाई? 625 से इसको डिवाइड करोगे, 625 टू जा 1250 होता है, तो 1251 में से 1250 हटाएंगे तो एक एलसीएम बचेगा। सीधी बात है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे क्या कर लिए जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अच्छे फॉर एलसीएम पर एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट और लेकर आते हैं अच्छे फॉर एलसीएम में। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं? अभी आपने देखा एचसीएफ और एलसीएम में रेशियो दे रखी हो तब हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिर आपने पढ़ा कि एचसीएफ एलसीएम में क्या है, अगर कोई रिमाइंडर कुछ बचता है तो हम कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। ठीक, और देखिए ए की फॉर्मूला इस क्वेश्चन में भी यूज हुआ, क्या? एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है? ए इनटू बी होता है। ठीक है बच्चे, बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्जाम बहुत नजदीक है, और इससे स्लो स्पीड में अगर मैं कराना स्टार्ट करता हूँ तो हम जो भी अपनी सीरीज है, इस सीरीज में हम सभी टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैनेजेबल आप लोग कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको कुछ और दे दिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर का सबसे छोटा पेयर लिखना है। सबसे पहले तो देखिए 4 डिजिट नंबर का सबसे छोटी 4 डिजिट नंबर कौन सी होती है? 1000। ये 4 डिजिट की सबसे छोटी। ठीक है, लेकिन हमें क्या लिखना है? फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन देम, जिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 303। जिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 303। ये उन दोनों के बीच का क्या है बच्चे? डिफरेंस है। एंड एचसीएफ इज 101। और साथ के साथ इसने बोल दिया उन दोनों का एचसीएफ क्या है? 101। देखिए बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर के वो स्मॉलेस्ट पेयर, सब पेयर मतलब जोड़ा, वो 4 डिजिट नंबर का वो सबसे छोटा जोड़ा लिखिए जहां पर क्या होता है? सच दैट डिफरेंस बिटवीन देम, जिन दोनों के पेयर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 303। ठीक है, वैसे तो देखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या हमें क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है, और दोनों पेयर्स के बीच का डिफरेंस दे रखा है। 4 डिजिट के पेयर्स के बीच का क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है, और बोलते हैं कि क्या निकालो, डिजिट्स निकालो। इतना इतना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोगों ने फेसिस सबसे अच्छे से बना लिया है। ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही लॉजिकल तरीके से करने वाले हैं। सुनिए क्या कहता है, आप एक चीज बताइए मुझे, हमें क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है? 101। ठीक है, टू पेयर्स के बीच का एचसीएफ क्या दे रखा है? 101। अब हमने मान लिया जब दो पेयर्स है उनके बीच का एचसीएफ 101 कब होगा? जब दोनों में 101 क्या आएगा? कॉमन फैक्टर होगा।
अरे दो नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ क्या होता है, जो उन दोनों में कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है, दोनों का एचसीएफ होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हमें यही देखना है कि जब एचसीएफ 101 है तो जो हम दो पेयर बनाएंगे, हमने मान लिया लेट फर्स्ट इज 101x, लेट सेकंड इज 101y। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालता हूँ तो 101 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 101x माइनस 101y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, 303। क्या था बच्चे, 303। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 101 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ क्या हो सकता, x माइनस वाई इज इक्वल टू 303। इससे अगर मैं कैंसिल आउट कर तो ये 3 पे कैंसिल आउट होता है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक रिलेशन आ गया यहाँ से हमारे पास कि अगर मैं x में से y को माइनस करता हूँ तो जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब बात है हमें डिजिट, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो रिलेशन से ऐसा ये बनता है कि जो x है वो भी 4 डिजिट और 2 डिजिट का होगा, y भी क्या होगा, 2 डिजिट का, तभी कोई डिजिट क्या 2 प्लस 2 क्या हो जाए 4 डिजिट बनेगी। तो इफ अगर मैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देखता हूँ, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से बात करता हूँ, ठीक है, स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 10। तो y छोटा नंबर है, ठीक है। अब 11 में से 10 को माइनस करूंगा 3 नहीं आएगा, 12 में से 10 को माइनस करूंगा 3 है, 13 में से 10 को माइनस करता हूँ तो 3 आएगा। तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें, 13। तभी 13 माइनस 10 क्या आएगा, 3। बताइए बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है। अरे इन दोनों का डिफरेंस ही तो 3 आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो सिंपल सी बात। तो हमें दो पेयर बनाने हैं, पहला पेयर क्या होगा, 13 13 आए ना, दोनों का x के स्थान पर y के स्थान पर 13 13। दूसरा पेयर क्या होगा, 10 10 का, किसको देगा दूसरा पेयर, 10 10 का। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो 1 3 1 3 एंड 1 0 1 0 3 0 3। क्या आया नहीं आया इन दोनों का डिफरेंस 303, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, जो 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, जिनका डिफरेंस क्या आएगा 1313 एंड 1010, और उन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा 101, क्योंकि आप एचसीएफ भी निकाल के देख सकते हैं कि इन दोनों का क्या आएगा 101। समझ में आएगा पक्का। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो चैप्टर 1 में बच्चे हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा किसी डिजिट का 0 से हो सकता है तो कब हो सकता है। फिर हमने एचसीएफ से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन हमने एचसीएफ से रिलेटेड भी पढ़े, जो चारों टाइप्स एचसीएफ से रिलेटेड क्या आ सकती हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम उस क्वेश्चन के ऊपर मूव करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वहां से हर बार आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर बार। हर बार का मतलब क्या है, आज तक जितनी बार भी सीबीएसई ने कोई एग्जाम कंडक्ट कराया है 10th क्लास का, तो वहां से क्वेश्चन आपको मिला ही मिला है। ठीक है, 99.9% आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है। ठीक है, तो बच्चे मैं कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और बहुत इजी वे से क्या करें, अंडरस्टैंड करें, और ताकि आप उसको फाइनल एग्जाम वाले दिन उसी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी विद इन 2 और 3 मिनट्स उसको क्या कर पाए, सोल्व कर पाए। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस क्या आते हैं पेपर में आते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, दो डिजिट्स का सम दे दिया जाता है, क्या रैशनल, एक रैशनल दे देता है, एक प्लस इरेशनल दे देता है। ठीक है, रैशनल प्लस इरेशनल को प्रूव करने के लिए बोल देता है कि प्रूव कीजिए, क्या होगा ये इरेशनल होगा, या रैशनल माइनस इरेशनल को प्रूव करने के लिए बोल देगा कि क्या होगा ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं कि प्रूव दैट 2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, 2 प्लस √3 is an irrational number। ठीक है, लीजिए बच्चे सॉल्यूशन बहुत इजी है। जब भी किसी क्वेश्चन को इरेशनल प्रूव करना है तो आप क्या करके चलेंगे, लेट 2 प्लस √3 is a
ठीक है। कोई रैशनल नंबर क्या होता है जो p बाई q के फॉर्म में होता है, p बाई q या q is not equal to 0, p and q are here, p and q are co-prime numbers। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि को-प्राइम क्या होता है। ऐसे दो नंबर जिनमें एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए, एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर, वन तो कॉमन फैक्टर हो सकता है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसे क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो क्या आएगा यहाँ से, √3 इज इक्वल टू p बाई q, ये टू सेट प्लस तो सेट जाए क्या हो जाएगा माइनस, सो √3 इज इक्वल टू क्यों क्या आएगा बेटे यहाँ से एलसीएम, क्यों से क्यों कैंसिल आउट, p माइनस, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो p माइनस क्यू क्यों अपॉन क्यू, ये किसकी फॉर्म होगी, p बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो क्या हुआ हमारे पास एक रैशनल नंबर, क्या हुआ हमारे पास एक रैशनल नंबर, बट हमें पता है √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर आपको एग्जाम में गिवन है कि √3 एक इरेशनल नंबर है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज नहीं गिवन है फिर आपको क्या करेंगे, आप लेट फिर से प्रूव करेंगे, लेट √3 इज ए रैशनल नंबर। हम मान के चलेंगे कि जो √3 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जो रैशनल नंबर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है बच्चे, वो p बाई q की फॉर्म में होता है। सेम वहां पर क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, here p and q आर co-prime नंबर, p and q क्या होंगे, co-prime नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 q इज इक्वल टू क्या जाएगा p। अब अंडर को फिनिश करने के लिए क्या करते हैं, आप सबको अच्छे से पता होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 क्यू स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा p स्क्वायर। अब देखिए अगर क्यू स्क्वायर को देखें तो ये 3 का मल्टीपल है, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल है, और जब ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं हियर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, p square is divisible by 3, so p is also divisible by 3, p is also divisible by 3। अगर किसी संख्या का स्क्वायर, अगर किसी टर्म का, किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर कुछ नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, सो इसलिए p इज इक्वल टू क्या हुआ 3m, 3m का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। अरे कोई 3 से डिविजिबल कब होगा, जब वो 3 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो 3 का मल्टीपल है। तो सीधी सी बात ये है कि p इज इक्वल टू क्या हो गया 3m, ये क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। पुट 2 इन 1, पुट 2 इन 1, 2 को किसमें पुट करेंगे 1 में, तो यहाँ से क्या आएगा 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p के साथ में रखेंगे 3m और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3m स्क्वायर। यहाँ फिर से आपको दिखाई देगा क्या है, ये 3 के मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल है, और ये इसके इक्वल है तो ये भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, क्यू स्क्वायर इज divisible by 3, so q is also divisible by 3, q is also divisible by 3, और q भी 3 से डिविजिबल है और क्या p भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या है, p और q में कॉमन फैक्टर है 3, which shows that, क्या लिखेंगे बच्चे, which shows that, which shows that p and q have a common factor, have a common फैक्टर। क्या पी और क्यू में क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, वो क्या है विच इज 3, विच इज 3, दोनों में कॉमन फैक्टर है जो क्या है 3 है, विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर जंक्शन, विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, जो हमारे हमने कंसीडर किया था उसको क्या करता है
झूठा साबित करता है। सो √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां से एक बात चलिए तो वीकेंड √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बेटे क्या था, सिंपली √3 पूछा जा सकता है, आप ऐसे सोल्व करेंगे। अब जब हमें पता चला कि √3 की रैशनल नंबर है तो वहां से इस रिजल्ट को यहाँ पुट कर सकते हैं कि √3 क्या हुआ, इरेशनल और ये क्या हुआ, रैशनल। और इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। सो 2 प्लस √3 इज एन इरेशनल। तो 2 प्लस √3 क्या होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में एवरी टाइम 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हरियाणा बोर्ड की बात करें तो आपको 5 मार्क्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत बार क्या, मैक्सिमम टाइम्स, मैक्सिमम टाइम क्या, एवरी टाइम हियर, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं किसी भी नंबर को क्या वो एक रैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। उससे आगे हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, इसी टॉपिक में, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी में, कि प्रूव करके देखते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट वही है सेम, कुछ नहीं करना है हमें अपनी तरफ से। हमें क्या करना है अपनी तरफ से, तो सिर्फ एक मेथड को फॉलो करना है, और उस मेथड को फॉलो करते हुए क्या करना है, बस चलते जाने हैं, चलते जाने हैं, चलते जाने हैं, ठीक है ना। वो कहावत तो सुनी है ना आप लोगों ने, कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो बच्चे उसी कड़ी में हमारे बच्चे अपनी तरफ से हम मेहनत करेंगे, बाकी डिपेंड करता है गॉड के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान ने जो हमारे मुकद्दर में, जो हमारी तकदीर पर लिखा है, हमें वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बशर्ते हमने उसके लिए क्या की है, मेहनत की है। तो अगर किसी को लगता है कि जो हमारी किस्मत में लिखा हमें मिलेगा, तो उसको भूल जाइए, क्योंकि बिना मेहनत के तो किस्मत भी साथ नहीं देती, ठीक है। तो किसी गालिब ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा तो था, अगर किस्मत से ही सब कुछ मिलता है, हाथों की लकीरों में लिखा हुआ ही सब कुछ मिलता है, तो किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते, है ना बच्चों। तो किस्मत तो उसकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आप बताइए, जिनके हाथ ही नहीं है तो फिर उनकी किस्मत क्या होगी। तो किस्मत बनानी पड़ती है डियर, किस्मत क्या करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जो कहते हैं ना, अर्श से फर्श पर आ चुके हैं, और बहुत करीब लोग हुए हैं जो कहाँ से, फर्श से अर्श तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। बहुत एग्जांपल्स हैं। अगर हम मैथमेटिक्स को छोड़कर बात करें जो रियल लाइफ की, तो आप लोगों ने भी बहुत एग्जांपल्स देख लिए होंगे, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं। 14 to 15 ईयर्स से, फिर 15 to 16 ईयर्स के अप्रॉक्स आपकी एज हो चुकी होगी। तो आपने भी देख लिया होगा अपने इस छोटे से जीवन काल में कि कितने ही लोग जो कि मेहनत के बल पर बहुत ऊंचे स्थान प्राप्त कर लेते हैं, और कितने ही लोग अपनी मेहनत ना करते हुए वहां से जमीन पर आ जाते हैं। चलिए, हम उनको देखेंगे ही नहीं जो बिना मेहनत के ऊपर से नीचे आ गए, हम तो सिर्फ उन आइडियल्स लोगों को देखेंगे। वो आइडियल लोग हैं हमारे लिए, तो जो जमीन से उठकर एक ऊंची पदवी तक गए हैं, उन्हीं को देखकर हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। चलिए, प्रूव है। अभी मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमें ये प्रूव करना है। बहुत बार इसको जनरल फॉर्म में दे दिया जाता है, √10 प्लस √10 √p प्लस √q इज एन इरेशनल नंबर। तो फिर से वही मान के चलेंगे, लेट √2 प्लस √3 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर, ठीक है। अगर कोई रैशनल नंबर है तो सीधा सा वो आपको पता ही है कि वो किस फॉर्म में होता है बच्चे, वो p बाई q की फॉर्म में होता है, एंड क्या इज नॉट इक्वल टू 0। एयर p एंड q आर कोप्राइम नंबर, p एंड q क्या होंगे बच्चे, कोप्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे, √3 को इस साइड रख लेते हैं, p बाई q, या √2 साइड ले जाते हैं, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इस साइड भी क्या करते हैं स्क्वायर, और इस साइड भी क्या करते हैं स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। बताइए, यहाँ पे बात करिए, इस टर्म को उठा के इस साइड ले आते हैं, तो 2 √2
पी बाई क्यू। इधर क्या था, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2 था, ये 3 साइड जाएगा तो किसको जाएगा बच्चे, माइनस का। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या है एलसीएम, यहाँ से जब मैं डायरेक्टली लिखूं 2 माइनस 3 को माइनस 1 लिख देते हैं, ठीक है, माइनस 1। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा बच्चे, क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये पी यहाँ से पी नीचे आ जाएगा और क्यू जो नीचे का वो कहाँ से आ जाएगा ऊपर, और यहाँ क्या बचेगा √2, 2 इधर मल्टीप्लाई होता तो 2 इधर आएगा, किस में आ जाएगा डिवाइड। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। चलिए एक क्यू से क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल आउट, तो √2 इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या है बच्चे 2p क्यू। ठीक है, बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। ये क्या है, देखिए √2 इज इक्वल टू हमारे पास था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p क्यू। ये तो सबको पता है, ये क्या है रैशनल नंबर है क्योंकि इसकी फॉर्म है p बाई क्यू की एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, ये आपको या तो गिवन होगा और गिवन नहीं होगा तो हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व भी किया था कि √3 कैसे एक इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल है और ये रैशनल है, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं हुए क्योंकि इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, रैशनल कभी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने कंसीडर किया था वो क्या है, फॉल्स है। तो क्या कहते हैं दिस शोज दैट दिस shows that क्या √2 plus √3 is an irrational number। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताइए आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, और हमारे फर्स्ट चैप्टर से जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हमने उन क्वेश्चंस में से हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया। एक क्वेश्चन और रहता है, वैसे एमसीक्यू में ही आता है जनरली, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको बोल दिया जाता है कि 5 × 6 × 7 × 8, ठीक है, प्लस 8, प्रूव दैट क्या है ये कंपोजिट नंबर है, क्या है ये कंपोजिट नंबर है। देखिए इसमें से 8 क्या आ गया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 5 6 30 और 30 की 7 से करेंगे 210 प्लस में क्या आएगा 1, तो 8 × 210 प्लस 1 211। तो एक फैक्टर तो ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है, 1 को छोड़कर अगर किसी डिजिट के 8 को छोड़कर उससे अतिरिक्त किसी के 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए, any digit have a 2 or more than 2 factor other than 1, 1 को छोड़कर अगर उसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए वो हमेशा क्या होता है कंपोजिट नंबर। तो बाय द डेफिनेशन इट हैव 2 फैक्टर अदर देन 1, तो क्या लिख सकते हैं इट हैव 2 फैक्टर्स, इट हैव 2 or more than 2 फैक्टर्स। क्या लिखेंगे 2 or more than 2 factors other than 1, so it is composite number। क्या होगा बेटे ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन भी आपसे क्या किया जा सकता है फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को जो भी आज हमने क्लास में डिस्कस किया सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, और आप अगर 1-2 बार इसको रिपीट करके क्लास को बार देखेंगे 2 या 3 टाइम्स अगर आप इसको देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में क्या हो जाएंगे सोल्व हो जाएंगे। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।